हेलो बच्चों, मैं सीता कौर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना के अधिकार का। इस चैप्टर के पूर्व के 2 वीडियो के तहत हमने जाना कि उपभोक्ता किसे कहा जाता है, उपभोक्ता शोषण के क्या कारण होते हैं और साथ ही उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, एक उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या दायित्व होते हैं। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता विवाद निराकरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है, यानी हम उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु किए गए उपायों का अध्ययन करेंगे और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसका अध्ययन करना है। सबसे पहले हम पूरे भारत में उपभोक्ता विवाद निराकरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व 2019 के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम स्पेशली राजस्थान के रेफरेंस में इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने के लिए, उपभोक्ता के हितों का संवर्धन करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही उपभोक्ता के विभिन्न विवादों का निपटारा करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, यानी 3 स्तर पे उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के साथ ही 20 जुलाई 2020 से जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया, उसके माध्यम से इन तीनों जो आयोग थे इनको तो बनाए रखा गया। इसी के साथ ही एक अथॉरिटी CCPA की भी स्थापना की गई और कई और भी अधिकार उपभोक्ता को दिए गए, जिसके माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण का जो क्षेत्र था वो और अधिक विस्तृत हुआ है। तो हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से नए प्रावधान किए गए हमारे 2019 के एक्ट के द्वारा। तो ये देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA बनाया गया है और CCPA को काफ़ी पावर दी गई है, जिसके माध्यम से वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन पर रोक लगा सकता है। जो भी सेलिब्रिटी वो झूठा विज्ञापन कर रही है जिससे उपभोक्ता की सेहत को खतरा हो सकता है, या जिस चीज़ का वह दावा कर रही है वस्तु, यदि वह दावा पूरा नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में CCPA एक्शन ले सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इसकी स्थापना की गई है नए एक्ट के द्वारा। इसके साथ ही पहले की जो व्यवस्था चली आ रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होगा, इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भी कहा जाता है। प्रतितोष का मतलब वही है निराकरण करना, विवाद का निपटारा करना। उसके बाद राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी जो कि पहले से चली आ रही थी और अभी एक और प्राधिकरण अथॉरिटी CCPA का भी गठन किया गया है। तो सबसे पहले हम CCPA को देखते हैं। CCPA का फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अर्थात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, और इस प्राधिकरण का गठन किया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किए गए प्रावधान के अनुसार। यह एक सलाहकारी संस्था होगी। इसका गठन 3 वर्ष के लिए किया गया है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारे सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि नया एक्ट लागू हो गया है और नए एक्ट के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो हमारी CCPA संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है? कई झूठे विज्ञापन हम देखते हैं, टीवी खोलते ही विज्ञापन बहुत सारे दिखाई देते हैं, अखबार उठा लो बहुत सारे ऐसे विज्ञापन भरे पड़े हैं जो कि 10 दिन में आपको काले से गोरा होने का दावा करते हैं, 15 दिन में आपकी तोंद पिघलाने का यानी मोटे से पतला होने का दावा करते हैं, गंजे के सर पे बाल उगाने का दावा करते हैं। और हम देखते हैं कि इन दावों में कोई भी हकीकत नहीं होती है। हालांकि उनमें छोटा सा नीचे लिख दिया जाता है T&C, टर्म एंड कंडीशन, लेकिन कई ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें T&C भी नहीं लिखा होता और उनके दावे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिनसे उपभोक्ता की सेहत को हानि पहुंचती है, उपभोक्ता की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये अथॉरिटी है CCPA, उसको ये पावर दी गई है कि वो भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगा सकती है। साथ ही ऐसे विज्ञापन बनाने वाले और ऐसी वस्तु बनाने वाले जो निर्माता हैं, उत्पादक है, विज्ञापन बनाने वाला व्यक्ति है, उस वस्तु का प्रचार करने वाला जो व्यक्ति है, सेलिब्रिटी, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई फिल्म अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, क्रिकेटर हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े, क्योंकि सेलिब्रिटी इसलिए तो लेते हैं किसी चीज़ का विज्ञापन करने के लिए कि लोग प्रेरित होकर के वस्तु खरीदें कि देखो फलाना अभिनेता इस वस्तु का यूज कर रहा है तो हमें भी करनी चाहिए। तो पहली बार CCPA के तहत उनकी जवाबदेहिता तय की गई है कि आप किसी भी इस तरह की वस्तु का विज्ञापन नहीं कर सकते हो, आप जवाबदेह हो और आप पर जुर्माना लग सकता है। ये देखिए, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण विज्ञापन दाताओं, निर्माताओं
व्यापारी या प्रचारक पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। तो ये मैं मानती हूँ सबसे बड़ी पावर है कि झूठे विज्ञापन पर रोक लगेगी। तो बदले समय के अनुरूप ये बहुत ही अच्छा एक्शन लिया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि भ्रामक विज्ञापनों का शिकार होकर के कई जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं होती है वो वस्तु भी हमारे द्वारा खरीद ली जाती है। इसी के साथ ही CCPA उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन यदि कहीं पर हो रहा है तो उसकी जांच करेगा। एक और बात है, सभी उपभोक्ता मंच तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो शोषण का शिकार हो जाते हैं लेकिन उचित फोरम पर आ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि CCPA को लगता है कि कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट खराब है तो मैं खुद एक्शन लेगा और खुद उपभोक्ता के हितों की दिशा में कार्य करते हुए उसको कंज्यूमर कोर्ट में लेकर जाएगा और इसी के साथ ही उस कंपनी को उस खराब प्रोडक्ट को वापस लेने के लिए भी बोल सकता है। ये पावर भी CCPA के पास है। इसी के साथ ही CCPA कोई खोखली संस्था नहीं है, इसके पास प्रॉपर वस्तु की जांच करने के लिए अपने एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी। ऐसी जोखिमपूर्ण वस्तुएं या सेवाएं जिनसे कि उपभोक्ता की जान माल को खतरा है तो ये उस कंपनी को उस प्रोडक्ट को वापस लेने के लिए कह सकती है। जैसे कि माना कि किसी कंपनी के मोबाइल में शिकायत पाई गई कि मोबाइल में कुछ टेक्निकल त्रुटि है जिससे कि उपभोक्ता की जान को खतरा हो सकता है, तो CCPA के पास यह पावर होगी कि वह उस मोबाइल निर्माता कंपनी को अपना मोबाइल प्रोडक्ट वापस लेने के लिए कह सकती है। तो ये हमने देखा CCPA बहुत पावर है, उपभोक्ता के हितों की दिशा में कार्य करने के लिए इसको पावर दी गई है। अब जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तो इनके बारे में जान लेते हैं कि ये आयोग क्या होते हैं। तो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कई मामलों में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनको लेकर के हम इन आयोगों में जा सकते हैं। हमसे अधिक मूल्य वसूल कर लिया गया हो, वस्तु की MRP से ज़्यादा मूल्य वसूल कर लिया हो, कहीं पर अनुचित व्यापार व्यवहार हुआ हो, या हमें कोई हमारे जीवन के लिए खतरनाक वस्तु बेच दी गई हो, हमारे जीवन के लिए खतरा साबित होने वाली कोई सेवा हमें दी गई हो, त्रुटिपूर्ण कोई सेवा हमें दे दी गई हो, तो इन मामलों को लेकर के हम विभिन्न आयोगों में अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ पर हमें सुना जाएगा। तो सबसे पहले सीमा होती है ये कि जिला विवाद निवारण आयोग है, राज्य विवाद निवारण आयोग है, तो कुछ सीमा तक के मामले ही इनके द्वारा सुने जाते हैं। जैसे कि जिला विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ रुपए तक के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई होती है। पहले यह सीमा 20 लाख थी, अब कितनी कर दी गई है, ध्यान रखना, 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए के जो हमारे मामले हैं धोखाधड़ी के, उनकी शिकायत हम कर सकते हैं जिला विवाद निवारण आयोग में। उसके बाद 1 करोड़ से लेकर के जो 10 करोड़ तक के मामले हैं वो हम रख सकते हैं हमारे राज्य विवाद निवारण आयोग में, वो उनकी सुनवाई करेगा। और फिर 10 करोड़ से जो ऊपर के मामले हैं उन विवादों की सुनवाई की जाएगी राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग के द्वारा। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। अब आते हैं हम कि वाद अगर हम इनमें लेकर गए, माना कि हम किसी भी मंच पर अपनी शिकायत लेकर गए और हम मंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो अब हमारे पास क्या विकल्प होगा। तो विकल्प क्या होगा, हम अपील कर सकते हैं। भाई जिला के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णय से यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो राज्य पर चले जाएंगे, राज्य से संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय पे चले जाएंगे, राष्ट्रीय से संतुष्ट नहीं है तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय। पढ़ा था ना जब हमने सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन किया था, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में लास्ट में अपना मामला लेकर जा सकते हैं। जिला आयोग के निर्णय से संतुष्ट न होने पर उपभोक्ता के द्वारा राज्य आयोग में अपील की जा सकती है। पहले यह समय अवधि 30 दिन की थी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी, अब यह समय अवधि बढ़ा करके कर दी गई है 45 दिन। और हम राज्य आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो अपनी बात ले जा सकते हैं राष्ट्रीय आयोग में, और राष्ट्रीय आयोग में भी संतुष्ट न होने पर अंतिम जो अपील का अधिकार होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा। तो ये हमने देखा त्रिस्तरीय व्यवस्था, और फिर अपील का अधिकार भी उपभोक्ता को दिया गया है। अब हमने न्यायिक व्यवस्था देखी, यानी विवाद निराकरण की व्यवस्था देखी। अब चूंकि नया एक्ट है 2019, तो थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए कि और क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं, उपभोक्ता को कैसे इसने सशक्त बनाया है। तो इसमें सबसे पहला है कि उत्पाद की जिम्मेदारी तय कर दी है। पहले प्रोडक्ट की कोई लायबिलिटी नहीं होती थी, अब बिल्कुल जो उत्पादक है, विक्रेता है वस्तु का, उसकी जिम्मेदारी तय कर दी कि कोई खराब वस्तु आप बेचते हो जिससे कि उपभोक्ता की जान माल को खतरा होता है तो आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, आपको उसका कंपनसेशन देना होगा। इसी तरह से सेवा के मामले में यदि कोई सेवा देने वाला व्यक्ति है और उसकी सेवा में कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, यानी प्रोडक्ट की लायबिलिटी तय कर दी गई है, जवाबदेहिता तय कर दी गई है।
दूसरी बात करते हैं अनुचित कॉन्ट्रैक्ट। तो अनुचित कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में अब उसको अमान्य किया जा सकता है। सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगी, माना कि कहीं पर हम अपना कोई किराए पर लेने के लिए गए मकान, तो वहाँ पर 1 महीने 2 महीने का जो एडवांस किराया है वो जमा कराया जाता है, बहुत नॉर्मल है ये। लेकिन यदि वह हमसे अनुचित मांगे करे कि भाई 50,000 रुपये जमा कराओ एडवांस में तो ही कमरा मिलेगा, तो इस तरह की अनुचित मांगों वाले कॉन्ट्रैक्ट को, या हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एक बार, बीच में उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं, या कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले ही बिना किराएदार की इच्छा के ख़त्म कर दिया गया है, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट की कंट्रोवर्सी होती है या कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जो भी गलत चीज़ें होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करने की भी अब पावर दे दी गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट को, अनुचित कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त किया जा सकता है। तो ये 2 प्रावधान देखे हमने नए एक्ट के तहत। इसके अलावा सबसे अच्छी जो मैं बात कहूँगी कि उपभोक्ता अब अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। और उसे अपनी मामले की सुनवाई के दौरान यदि वह भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी वह सुनवाई में भाग ले सकता है। इसी के साथ ही एक और प्रावधान किया गया है कि जो उपभोक्ता निराकरण आयोग है, इनमें इतने मामले अटे पड़े हैं कि समय अभाव होने के कारण उनकी सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। तो कई ऐसे मामले जिनको मध्यस्थता के बीच बचाव के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, तो मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थता के माध्यम से भी मामले सुनवाई करने का इसमें पैरोकार किया गया है नए एक्ट के तहत। इसी तरह से कई ई-कॉमर्स संस्थाएं आ रही हैं, ऑनलाइन व्यापार, अभी तक तो ऑफलाइन व्यापार होता था, लेकिन ऑनलाइन व्यापार अब दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है, और कोरोना के बाद तो हम देख रहे हैं कि अधिकतर ऑनलाइन व्यापार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाता था। पहले कोई स्पष्ट प्रावधान इसके लिए नहीं थे, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा स्पष्ट प्रावधान इसके लिए किए गए हैं कि अब जो ऑनलाइन है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, न जाने ढेरों जितने भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स संस्थाएं हैं, वो उपभोक्ता को सारी जानकारी देंगी। ये अब उनकी जिम्मेदारी है, रिटर्न से संबंधित, रिफंड से संबंधित, कब तक उनका माल डिलीवर हो जाएगा, या फिर वस्तु की वारंटी, गारंटी, भुगतान के तरीके, इन सब की जानकारी देना उसके लिए आवश्यक होगा। इसी के साथ 48 घंटे के अंदर अंदर उपभोक्ता की शिकायत दर्ज की जाएगी और 1 माह के अंदर अंदर उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करके दिया जाएगा। तो इस तरह से ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, ऑनलाइन व्यापारिक कंपनियां, उनकी भी जवाबदेहिता इस नए एक्ट के माध्यम से निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही हमने देखा नए एक्ट के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA का गठन भी किया गया है, जिसका हम संरचना देख ही चुके हैं, और इस CCPA के माध्यम से त्वरित गति से, तेज गति से, तीव्र गति से न्याय हो सकेगा। तो ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान स्तर पर। यहीं से हमारे क्वेश्चन आएंगे कि राजस्थान स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ता विवाद निराकरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो जैसा हमने पढ़ा कि 3 लेवल पे होंगी, राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य के लेवल पे और जिला लेवल पे पढ़ा था ना अभी, उपभोक्ता निराकरण मंच होंगे। तो यहाँ पे 2 होंगे, राज्य उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग और जिला फोरम। तो राज्य आयोग की यदि हम बात करें तो वर्तमान में चूंकि नए नियम लागू हो चुके हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण जो नियम है 2020, उसके तहत इनके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति के संबंध में किस तरह से नियुक्ति होगी, किस तरह से नियुक्ति करने के लिए कौन व्यक्ति पात्र होंगे, साथ ही उनका क्या कार्यकाल होगा, उनके पद से त्यागपत्र या उनको पद से हटाने की क्या स्थिति होगी, क्या कार्यकाल होगा, तो ये सब इन नियमों के अनुरूप तय किया गया है। तो नियमों के अनुरूप यदि हम देखें तो नियम 3(1) के अनुसार वही व्यक्ति राज्य के आयोग में नियुक्ति का पात्र होगा, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का पात्र होगा, जो कि वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है या पूर्व में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका है। और ये जो अध्यक्ष व सदस्य होंगे राज्य उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग में, इनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार के द्वारा ही की जाएगी। इसका कार्यालय अगर हम देखें राज्य उपभोक्ता निराकरण आयोग का, तो कार्यालय कहाँ पर है, कार्यालय राजधानी जयपुर में स्थित है। राज्य आयोग के कार्य दिवस व कार्यालय समय वही होंगे जो कि राज्य सरकार के हैं, यानी जो इसका डेली का टाइम होगा, कार्यालय की जो समय अवधि है वो वही होगी जो कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी। बैठक जब भी चाहे, जब भी आवश्यकता महसूस हो, अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएगी। अध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित करते हुए अपने एक लिखित पत्र के द्वारा कभी भी पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। इसी के साथ ही राज्य के आयोग की जो शासकीय मुद्रा है, जो इसके संप्रतीक हैं, वो वही होंगे जो कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी। आया समझ में, राज्य उपभोक्ता निराकरण विवाद निराकरण आयोग। अब बात करते हैं जिला फोरम की। तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पे जिला उपभोक्ता मंच होंगे, जिला फोरमें होंगी।
इनके भी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान सरकार के द्वारा की जाएगी। इनके कार्य दिवस व कार्यालय समय भी वो ही होंगे कि भाई कब अवकाश होंगे, कब कार्यालय खुलेगा, तो ये सब राज्य सरकार के निर्देश अनुरूप ही होंगे। इसके अलावा आवश्यकता होने पर जब चाहे जब अध्यक्ष के द्वारा इनकी बैठक बुलाई जा सकती है। इनकी शासकीय मुद्रा व संप्रतीक राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार ही तय होंगे। तो बच्चों ये हमने ऑल ओवर पढ़ा, हमने जाना कि नए संरक्षण अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं और विवाद निराकरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो एग्जाम में राजस्थान से ही आएगा कि राजस्थान में उपभोक्ता विवाद निराकरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है, स्पष्ट कीजिए, तो उसको आपको फोकस करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।